लेंथ में स्मॉल चेंज करा, टेम्परेचर बदलने से, धागे को खींचने से लेंथ में चेंज होता है। दो तरीके से लेंथ में स्मॉल चेंज करेंगे तो मैं बचपन से ही टैलेंटेड था, वो तो तुम लोग ने टैलेंट की कदर नहीं की, तो टीचर बनना पड़ा, नहीं तो मैं टोनी कक्कड़ बन जाता। एक मिनट भाई, जरा पेयर कर ले इसको, ये पे आवाज आवत बा, आवाज आई। हाँ, तो फिर इसी बात पे बच्चों आज नया एग्जाम्पल करते, बहुत जल्दी छोटा एग्जाम्पल करेंगे। ये एग्जाम्पल में सिंपल पेंडुलम की जगह कंपाउंड पेंडुलम है। हाँ, ये प्रेप बडीज में कुछ झंझट हुआ है, मैंने अपलोड कर दिए सारे वीडियो, लेकिन उनका पता नहीं कैसा सिस्टम आजकल चल रहा है। ये वेबसाइट से करोगे तो इसमें नहीं होगा, तो ऐप से करोगे तो उसमें नहीं होगा, तो लॉग इन करके फिर लॉग आउट करो, लॉग आउट करके फिर लॉग इन करो, फिर अरे भैया फिर अपना नाम सही डालो, फिर अपना सरनेम नहीं डालो, फिर अपना वो कर दो। हाँ, मैं भी बहुत दिक्कत कर रहा, बहुत दर्द दे रहा है। हाँ, प्रॉब्लम दे रहा है, बहुत दिक्कत दे रहा है। हाँ, फिर से लॉगिन करो, कैश क्लियर करो, वीडियो होगी होगी। हाँ, 1 तारीख से उन्होंने दे हैव मेड सम चेंजेस इन द सिस्टम, तो उस वजह से कुछ समस्याएं उनके सिस्टम में घुस गई हैं। अब वो समस्याएं कुछ रिग्रेस उसमें वो चाहिए, अपडेट चाहिए, तभी होगी। हमको 9 से स्कूल बुलाए हैं, 9 मार्च से कि 9 फरवरी से, फरवरी से, FEB MAR। ओह, अरे वो कहाँ गया लिखने वाला पदार्थ? कहाँ छोड़ दिया? अच्छा ये रहा, मिल गया मिल गया तो कहानी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के इस पार्ट का नाम है कंपाउंड, हाँ, पेंडुलम। पहला था सिंपल पेंडुलम, अब है कंपाउंड पेंडुलम। ऐसा सिंपल कंपाउंड का एक एग्जांपल और मिलेगा, बताओ नाम। एक चीज सिंपल होगी, एक कंपाउंड होगी, एक बार और आएगी लाइफ में। बताओ नाम, बताओ नाम, बताओ। आपने पढ़ा हुआ है, मतलब आपने नाम सुना हुआ है। इंटरेस्ट नहीं नहीं, फिजिक्स में पढ़ोगे इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ते फिजिक्स में। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ते फिजिक्स में। बताओ, फिजिक्स में आता है, फिजिक्स में बोलो बोलो। नहीं नहीं नहीं, कंपाउंड फार्मूला कुछ नहीं होता। बोलो बोलो बोलो, सुना है नाम तुमने? ऑप्टिक्स में आता है, अब बताओ। ऑप्टिक्स में आता है, ऑप्टिक्स। नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, अरे नहीं रे, ना ना। सृजन ने बोला। आज के क्विज के विनर है सृजन, इनको मिलता है लाखों रुपए का आशीर्वाद। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओ, लाखों रुपए का पुरस्कार मिलता है गूगल को। गूगल के पागल कहीं के, तुम लोग ने नहीं सुना था क्या दुनिया में सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते? हाँ ठीक। तो एक मुझे ये बात इसलिए याद आ जाती है
ये भी थोड़ा ऐसा बोलोगे टीचर हमारा कितना लल्लू निकला। मैंने एक दिन क्लास में ऑप्टिक्स पढ़ा रहा था, तो मैंने लिखा सिंपल, माइक्रोस्कोप पढ़ाना था, तो मैंने बच्चों को लिखा लिखो हेडिंग सिंपल पेंडुलम। अब मैं बोल रहा हूं पेंडुलम और मेरे दिमाग में चल रहा माइक्रोस्कोप, यानी पढ़ा मैं माइक्रोस्कोप रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं पेंडुलम। बच्चे सब परेशान है, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि कैसा टीचर आ गया है, क्या कर रहा है। और मैं बच्चों को डांटे जा रहा हूं कि नालायकों, तुम्हें इतनी आसान चीज समझ में नहीं आ रही है, ऐसा गंदा चेहरा बना के पढ़ रहे हो, तुम लोग बिल्कुल गधे हो, तुमको कुछ नहीं आता है, पागल डूब मरो। फिर एक लड़का धीरे से बोला, सर हेडिंग बोल क्या रहे हो, हेडिंग क्या है, थोड़ा मिलाओ। सिंपल पेंडुलम, सिंपल माइक्रोस्कोप था और मेरे दिमाग में चल रहा, मैं माइक्रोस्कोप करा रहा हूं है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड पेंडुलम, रिजिड बॉडी है। कंपाउंड मतलब रिजिड बॉडी, पॉइंट मास नहीं है, रिजिड बॉडी है और एंगुलर एसएचएम है। एंगुलर एसएचएम है। एंगुलर एसएचएम का टॉर्क मेथड कर रहे हैं। देखो हमारा पहला काम होता है टाइम पीरियड निकालना, फिर होता उस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में क्या क्या फफूंद हो सकती है, मतलब क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या चीजें अलग अलग केस हो सकते हैं जिसमें टाइम पीरियड पूछा जाए। फिर हमें होता है कि और क्या चीजें उस पेंडुलम के, यानी उस एसएचएम करते हुए ऑब्जेक्ट के बारे में और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। जैसे उसका एम्पलीट्यूड पूछा जा सकता है, या उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने का टाइम पूछा जा सकता है। जाने का टाइम वाले सवाल में हम काइनेमेटिक्स वाले मेथड से कर देंगे, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये सब सवाल पूछते हैं, उसके लिए हम कंडीशन निकालते हैं कि मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से चल सकता है, उसको ओमेगा स्क्वायर ए से बैलेंस कर देते हैं। तो ये सब कुछ हमने ट्रिक सीख ली थी। यहां पर भी जो टाइम पीरियड निकालने का टॉर्क मेथड है, तो पहले क्या करना है कि डिस्प्लेस कर दो, डिस्प्लेस पेंडुलम बाय थीटा फ्रॉम मीन पोजीशन। कितना डिस्प्लेस कर दिया, थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया। फिर टॉर्क निकाला, रीस्टोरिंग टॉर्क बोल रहे हैं, आरईएस लिख दिया, और उसका वैल्यू आ गया माइनस के थीटा। माइनस केवल अपोजिट डायरेक्शन है ये बता रहा है, यानी कि अगर अपोजिट डायरेक्शन ऑलरेडी तुम्हें क्लियर है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं, ये ऑप्शनल है। अगर तुमने राइट में खिसकाया पेंडुलम को और टॉर्क लेफ्ट में लग रहा है, या क्लॉकवाइज खिसकाया एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो तुम समझ जाना कि ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, इसमें माइनस नहीं भी लगाया तो काम चल जाएगा। तो के का वैल्यू आ गया। अब ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखते हैं, क्या कभी ऐसा सुना है? फिर अल्फा का वैल्यू हो जाएगा माइनस के थीटा अपॉन आई। अब एसएचएम की कंडीशन देखो यहां पे बना रहे ऐसे, ये जो अल्फा होता है ये d2 थीटा बाई dt2 होता है। क्या ये बात समझ गए? क्या ये पता है आपको कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो ये जो एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव है। तो किसी भी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव उसी फंक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए विद अ माइनस साइन, यहां माइनस साइन लगाओ, सेकंड डेरिवेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए तो आप समझ जाना ये एसएचएम है और इक्वेशन साइनोसॉइडल बनेगी। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। पिछली बार यहां एक्स लिखा था, क्या आपको याद है? यहां एक्स था और यहां भी एक्स था, यानी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ करंट, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ करंट करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए माइनस साइन के साथ, तो उसमें करंट भी एसएचएम हो जाएगा। बोलो ऐसे सर्किट को जिसमें करंट एसएचएम करने लगे, हम किस सर्किट के किस नाम से जानते हैं? एलसीआर नहीं रहे, ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। हाँ, तो एसी सर्किट में करंट भी ऐसे हिचकोले खाता है, मतलब करंट ऐसे उछल उछल के चलता नहीं कि सर हाँ एसी में झटका लगता है क्योंकि तार छूते हैं तो करंट ऐसे करके डस रहा होता है, क्या
करंट तो वायर में चल रहा है, लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है कम हो रहा, बढ़ रहा है कम हो रहा, बढ़ रहा है कम हो रहा, ऐसे होता है। समझ गए क्या? और एक बार क्लॉकवाइज बढ़ा फिर रुका, फिर एंटी क्लॉकवाइज बढ़ा फिर रुका, फिर क्लॉकवाइज घुमा फिर रुका, फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर रुका, ऐसे चलता है। तो आपको लगेगा हां करंट तो बार बार अपने डायरेक्शन को रिपीट कर रहा है और बार बार बदल भी रहा है, इसका मतलब है ये एसएचएम जैसा मोशन हो गया करंट का। तो उसमें करंट का सेकंड डेरिवेटिव करंट के माइनस के साथ प्रोपोर्शनल है। यहां पे जो के बाई आई होता है इसको क्या कहते हैं? पहले हमने इसको ओमेगा स्क्वायर लिखा था, अभी भी ये ओमेगा स्क्वायर ही है। आप ये नहीं कहना सर पहले तो के बाई एम था अब के बाई आई है, तो ये तो डायमेंशनली अलग हो गया ना। इसमें के का नाम भी अलग है भाई। के को बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। यही है यहां पे नया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, नाम है टॉर्शनल कांस्टेंट। अभी टॉर्क का कांस्टेंट तो टॉर्शनल कांस्टेंट, फोर्स का कांस्टेंट तो फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट डायमेंशन अलग था, टॉर्शनल कांस्टेंट का डायमेंशन अलग है, इसलिए के बाई आई का डायमेंशन वही पुराना ओमेगा। ओमेगा का नाम पहले क्या था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड होता था 2 पाई बाई ओमेगा, यानी 2 पाई रूट आई बाई के। 2 पाई रूट एम बाई के की जगह 2 पाई रूट आई बाई के लिखना है। क्या ये बात समझ गए? ये कंपाउंड पेंडुलम का आंसर नहीं है। किसी भी रोटेशनल मोशन में अगर एसएचएम हुआ, पेंडुलम बने जरूरी नहीं, किसी भी एंगुलर एसएचएम हुआ तो यही फॉर्मूला लिखेंगे, 2 पाई रूट एम बाई के नहीं, 2 पाई रूट आई बाई के। लेकिन एंगुलर एसएचएम का पहला एग्जाम्पल हम जो कर रहे हैं वो है कंपाउंड पेंडुलम। तो ये जो है रिजिड बॉडी एंगुलर एसएचएम, ये जो हमने लिखा ना कंपाउंड पेंडुलम, ये एग्जाम्पल ऑफ एंगुलर एसएचएम है। तो क्या सारे एंगुलर एसएचएम पेंडुलम ही होंगे? सारे एंगुलर एसएचएम कंपाउंड पेंडुलम होंगे? नहीं, सारे कंपाउंड पेंडुलम एंगुलर एसएचएम करेंगे। मतलब जो भी उनकी लिमिट होती है एसएचएम करने की, कंपाउंड पेंडुलम एसएचएम कर रहा है, एंगुलर एसएचएम कंपाउंड पेंडुलम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ रहे बच्चों, जल्दी, थोड़ा स्पीड है आज, थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं, समय कम है काम ज्यादा। आगे बढ़े, जल्दी जल्दी लिखते चलो, सरपट सरपट। और किसी का 1-2 लाइन छूट जाए तो नोट्स तुरंत भेज दूंगा आज क्लास के बाद। ये हो गया। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एग्जाम्पल है कंपाउंड पेंडुलम का। तो मैंने ऐसा कर दिया, मान लो एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या ये रॉड है? अरे रॉड इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका एक फिक्स्ड एक्सिस है। इसके फिक्स्ड एक्सिस से इसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस d है, दिखाई दिया? फिक्स्ड एक्सिस से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस d है। अगर मैंने शुरुआत में मीन पोजीशन पे देखा तो सेंटर ऑफ मास और फिक्स्ड एक्सिस एक ही वर्टिकल लाइन पे दिखाई देंगे। सेंटर ऑफ मास विल बी लाइंग वर्टिकली बिलो फिक्स्ड एक्सिस। क्यों? क्योंकि ऐसे करने से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सबसे नीचे रहती है। अगर इस डिब्बे को यानी रॉड को थोड़ा राइट में ले जाऊं तो क्या ये सेंटर ऑफ मास ऐसे डी रेडियस के सर्कल में घूमता हुआ आपको नजर आएगा और ऊपर उठने लगेगा?
तो अगर सेंटर ऑफ मास ऊपर उठेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, इसका मतलब है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। तो अगर मैंने डिस्टर्ब करके छोड़ा तो mg इसको वापस लाने की कोशिश करेगा। तो मैंने ऐसे सोचा कि अगर ये एक्सिस है और हमने इस डिब्बे को ऐसे थोड़ा साइड में टिल्ट कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास अभी भी जो d डिस्टेंस पर है वो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गया, लेकिन mg इधर से ही लग रहा है। सेंटर ऑफ मास को वर्टिकल से थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया। क्या ये डायग्राम आपको सही सही समझ में आ रहा है? बहुत ही प्यारा डायग्राम बना है कसम से। ये d डिस्टेंस पे जो सेंटर ऑफ मास है, यहां पे एक्सिस हुई, तो एक्सिस से mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एक्सिस वाले पॉइंट से mg के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये d डिस्टेंस है, ये d है, तो ये d साइन थीटा हो जाएगा। तो टॉर्क ऑफ mg इज रीस्टोरिंग टॉर्क mg इंटू d इंटू साइन थीटा। ठीक है। अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, यानी रीस्टोरिंग टॉर्क हो गया mg इंटू डी इंटू थीटा। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बाद में याद कर लेंगे। ये k हो गया। क्या k आपको दिखाई दे रहा है? सर माइनस तो नहीं दिख रहा है। अरे माइनस की चिंता नहीं करते रहे। देखो, अगर मैंने इसको लेफ्ट में खिसकाया, यानी कि इसको ऐसे मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो छोड़ने पर ये एंटी क्लॉकवाइज वापस आना चाहता है, यानी इसका टॉर्क जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज वापस लाने की कोशिश कर रहा, रीस्टोरिंग हो गया। हाँ, तो माइनस लगा नहीं रहे। अगर कोई जैसे कोई अगर सॉल्यूशन देख रहा है तो दाएं बाएं देखो, कोई देख नहीं रहा चुपचाप माइनस लगा दो, समझ गए क्या? अगर कोई सॉल्यूशन देख रहा है और तुम्हें लग रहा है वो तुम्हारे सॉल्यूशन को देख के तुम्हारी कैपेबिलिटी को जज करने वाला है, तो माइनस लगा दो। नहीं तो तुम अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में, तो तुमने माइनस लगाया नहीं लगाया इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं तुम्हें, as long as you know that the torque is bringing the object towards mean position. So the torque is bringing the object towards mean position. इसलिए माइनस हमने नहीं लगाया, बट हो सकता है यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखे तो यहाँ पे अभी ये k हो गया। तो टाइम पीरियड लिख रहे हैं बच्चों डायरेक्ट 2 पाई रूट आई बाई के, 2 पाई रूट आई देखो आई लिख रहे हैं, जो समझ गया आई उसको 100 रुपए का इनाम। आई कोई समझा गया? कई बच्चे समझे नहीं समझे, 100 रुपए के लालच में हाँ बोल देते। जो लोग जल्दी जल्दी हाँ बोल रहे हैं, मैं समझ चुका हूं कि ये लोग बहुत लालची लोग हैं, इनसे बच के रहना। तेजस ऑनेस्ट इंसान निकला। शुभम ने 100 रुपए को क्लेम करने के लिए एक लॉजिक भी बता दिया कि सर लॉजिक भी बता देता हूं, अब तो दे दो। आईसीएम देखो, आई तो फिक्स एक्सिस के अबाउट था, आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर कर दिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट आईसीएम लिख दिया, तो इस पॉइंट के अबाउट हुआ आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर। ऐसा लिखने से क्या फायदा? आई तो हमें ऑलरेडी पता रहता है। हाँ, आई पता है तो लिख दो, अगर आई नहीं पता आईसीएम पता तो आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर कर दो। इसको लिखने का एक लॉजिक ये है कि आईसीएम किसी भी ऑब्जेक्ट का फिक्स होता है, लेकिन एक्सिस किसी भी ऑब्जेक्ट का कहीं भी लिया जा सकता है। कुछ मैंने जो बोला वो बात समझे क्या? जैसे अगर एक रॉड है, रॉड के सेंटर से एक्सिस पास करेगा तो ml स्क्वायर बाई 12 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आईसीएम फिक्स है। लेकिन रॉड के सेंटर से l बाई 4 पे एक्सिस पास करोगे तो d डिस्टेंस अलग है, l बाई 4 है। अगर l बाई 3 से एक्सिस पास करोगे तो अलग, l बाई 2 से पास करोगे तो अलग। तो ये i का वैल्यू हर बार अलग है, उसमें आईसीएम फिक्स है, md स्क्वायर में d अलग है। तो d ऊपर भी बदल रहा है, नीचे भी बदल रहा है। अगर कोई आपको कहे कि हमने एक्सिस सेंटर ऑफ मास से ज्यादा दूर रखते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है कि घटता है, तो आप देखना न्यूमरेटर में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में d आ रहा है और डिनोमिनेटर में k में भी d आ रहा है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों d के हिसाब से चेंज होते हैं।
लेकिन न्यूमरेटर ज्यादा चेंज हो रहा है क्योंकि वहां डी स्क्वायर है, नीचे डी है। ठीक है, ये हो गया। तो मैं फिर से लिख देता हूं, टाइम पीरियड इज टी 2 पाई रूट ICM प्लस MD स्क्वायर अपॉन MGT। अगर पेंडुलम है तो इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करना, लेकिन आप लोग इतने चालाक हो कि आप समझ जाओगे सिंपल, यानी कि कोई भी क्वेश्चन में डायरेक्ट पेंडुलम की कहानी तो देगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला बड़ा आसान है, कोई भी बच्चा छोटे से छोटा कर सकता है। तो थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स करेंगे क्वेश्चन। अब इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं एक दो सवालों को आपसे पूछता हूं कि जल्दी से इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल के क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर दो। पहले फॉर्मूला लिख लो, आप फटाफट लिख दो। आज थोड़ा तेजी से लिखते चलना, बहुत सिंपल है। 2 पाई रूट m बाई के की जगह 2 पाई रूट I बाई के। आई डायरेक्टली भी अगर आपको पता है तो लिख दो, ICM प्लस MD स्क्वायर लिख के ही थोड़ी ना जरूरी है। आई अगर एक्सिस के अबाउट आपको पता है लिख दो जल्दी से। ये एक रिंग है जिसका मास m, रेडियस r है। यहां पे एक एक्सिस है जो इसके एज से पास कर रही। आपको बताना है टाइम पीरियड ऑफ SHM। इसको मतलब इसका ये जो ऐसे वाला पॉइंट है, इसको थोड़ा सा राइट में, मतलब ये जो रिंग है थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाएगा। समझ गए क्या? ऐसे थोड़ा सा साइड में ले जाके छोड़ दिया। ऐसे हाथ में एक रिंग सस्पेंड कर दो फिंगर के ऊपर, फिंगर के ऊपर रिंग सस्पेंड कर दो, थोड़ा सा साइड में ले जाके छोड़ दो, तो फिंगर के टिप पे ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होने लगे। क्या आपको समझ में आ गया? टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट I mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 2m r स्क्वायर बाय के mgd mmr 2 पाई रूट 2r बाई जी। कोई प्रॉब्लम? अगर रिंग की जगह डिस्क होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता, डिस्क की जगह रॉड होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता, mgd में d का वैल्यू बदल जाता। ये एक रॉड है जिसका एक्सिस यहां है, एक्सिस। रॉड का मास m, लेंथ l है। टाइम पीरियड बताओ 2 पाई रूट, क्योंकि एक्सिस एंड पे है, ml स्क्वायर बाई 3, और यहां से d का वैल्यू l बाई 2 दिख रहा है, mgd 2 पाई रूट 2l बाई 3g। बोलो। ठीक है क्या? एक बार किसी ने पूछा ऐसा सवाल कि अगर ये रॉड को हटा के पेंडुलम लगाएं और सेम टाइम पीरियड आ गया तो पेंडुलम का लेंथ रॉड के कंपैरिजन में कितना लेना होगा? बताओ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम टू हैव सेम टाइम पीरियड एज दिस रॉड? लग रहा है अंग्रेजी में बोल दिया, तुम लोग समझ नहीं पाए, अंग्रेजी थोड़ा वीक है तुम लोग की। l/2 बोल दी, देखो गंदा। अच्छा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम टू हैव सेम टाइम? इसी फॉर्मूले में देख ना बे, l/g की जगह क्या लिखा दिख रहा है? What is the length of pendulum to have same time period as this rod? हाँ, 2l/3। 2 पाई रूट l बाई जी होता पेंडुलम का, इसका भी 2 पाई रूट l बाई जी से कंपैरिजन करोगे तो लेंथ की जगह 2l/3 दिखेगा ना भाई।
ठीक है, अब कंपाउंड पेंडुलम के एक दो एग्जांपल सीख गए। एक पॉइंट और लिख लो, टू हैव मिनिमम टाइम पीरियड of compound pendulum, ICM is equal to md square, तो d का वैल्यू रूट ICM अपॉन m। ये कुछ वैसे ही दिखता है जैसे कि रेडियस ऑफ जायरेशन होता था, d इज इक्वल टू रूट ICM। अगर ICM और md स्क्वायर का वैल्यू सेम हो, उतने डिस्टेंस पे एक्सिस रखोगे तो मोमेंट ऑफ, तो जो टाइम पीरियड आएगा वो मिनिमम आएगा। ये कैसे आया? डिफरेंशिएट करके आया भाई। टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर ब्रैकेट md स्क्वायर प्लस ICM अपॉन mgd। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, इसको ना x मान लेता हूं, थोड़ा समझना, इसको x मान लिया और इसको 0 कर दिया। आपको कभी मैक्सिमा मिनिमा सुना है? कभी मैक्सिमा मिनिमा सुना है? तो जब कोई चीज मैक्सिमम या मिनिमम करनी होती है तो डेरिवेटिव 0 कर देते हैं। तो ये सब तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को तो छूना नहीं है, इसको तो बाहर ही रखो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2mx प्लस 0, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस लगाया, फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और सबको 0 कर दिया। तो ये 2mx इंटू एक्स हो जाएगा 2mx स्क्वायर माइनस ICM प्लस mx स्क्वायर। अब ये प्लस भी माइनस हो गया, तो 2mx स्क्वायर माइनस mx स्क्वायर, ICM इधर भेज दे। तो ICM का वैल्यू देखो बच्चों क्या आया? mx स्क्वायर। तो x का वैल्यू क्या आया? ICM अपॉन m। तो मैंने क्या बताया कि अगर जैसे सवाल क्या पूछते, बोलते हैं एक्सिस कहाँ लगाएं कि टाइम पीरियड मिनिमम आ जाए, तो आपको क्या याद रखना है? ICM और md स्क्वायर इक्वल कर दो, उतना d डिस्टेंस पे लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ बात समझे क्या? ठीक है, जैसे ये एक डिस्क है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे एक्सिस है। फाइंड x फॉर मिनिमम टाइम पीरियड। बताओ बच्चों, तो आप क्या लिखोगे? x का वैल्यू रूट mr स्क्वायर बाई 2 इंटू m। आया कैसे? डिफरेंशिएट करके ही आता है, लेकिन कर लिया ना डिफरेंशिएट। अब हर सवाल में डिफरेंशिएट ही करते रहोगे का आप लोग? ये आंसर समझ गए क्या? उसको मैंने एक रूल की तरह लिख दिया है। एक दो बार पूछा गया है सवाल, मतलब एचसीवी में दिया हुआ सवाल है, लेकिन ये सभी ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है। अब कंपाउंड पेंडुलम में देखो, और मिक्स्ड कंपाउंड पेंडुलम भी हो सकती है, ये लिख दिया होगा। मिक्स्ड कंपाउंड पेंडुलम का मतलब, मान लो कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट मैंने बनाया जिसमें एक रॉड है और एक डिस्क है, ये रहा एक्सिस। अब इसके लिए बताओ क्या कर सकते हैं? मोमेंट ऑफ इसका हमें वो निकालना है,
तो इसमें देखो कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 2 हो गए, एक है मान लो M1 और दूसरा है M2। एक्सिस कहां है, दिखाई दे रही है आपको? हाँ बोलते जाना, देखो एक्सिस दिख रहा है क्या? 2 मासेस है। अच्छा बताओ, पहले यानी M1 मास के सेंटर से इस एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, बता सकते हो? और दूसरे मास के सेंटर से इस एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, ये बता सकते हो? ठीक है, तो टाइम पीरियड का आंसर लिख रहे हैं 2 पाई रूट I1 प्लस I2 अपॉन M1G D1 प्लस M2G D2। ये जो फॉर्मूला लिखा, ये कोई समझा कि झंडू निकले? I1 प्लस I2 क्या है? उस एक्सिस के अबाउट पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन टॉर्क अब 2 mg लगाएंगे, टॉर्क 2 mg लगाएंगे, एक M1G लगाएगा और एक M2G लगाएगा। लेकिन M1G का डिस्टेंस D1 है, तो M1G D1, और M2G का ये जो सेंटर है, इसका एक्सिस से डिस्टेंस D2 है, तो MG D2, M2G D2। इस सवाल का अगर आंसर निकालना हो तो क्या लिखेंगे? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई। मुझे बताओ, अगर रॉड का, मैं ऐसे कर देता हूं, रॉड का मास m है, लेंथ l है, चलो रॉड का मास m है, लेंथ l है, और डिस्क का मास m है और रेडियस r है। लिखते हैं I1 ml स्क्वायर बाई 3, I2 mr स्क्वायर बाई 2 प्लस r प्लस l, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस m l प्लस r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg l बाई 2 प्लस mg l प्लस r। जो लिखा वो समझे क्या बच्चों? अगर आपने इस चैप्टर के नोट्स ढंग से बनाए हैं और 4-5 बार आपने लगातार पढ़ पढ़ के इन नोट्स को अपने दिमाग में बिठाया, ये फॉर्मूला कोई ना तो एग्जाम में बना सकता है, ना बनता है, ना कोई करता है। सब लोग घर से करके जाते हैं, वहां पे बस आंसर चिपका देते हैं, जिनसे हो रहा, और जिनसे नहीं हो रहा है वो बेचारे वहां पे तारे गिनते हैं, कहते हैं सर पता नहीं कैसा पेपर आया, बहुत डिफिकल्ट आता है सर। आप झूठ बोलते थे कि जेई नीट सब आसान है, वहां पे सर पेट खराब हो जाता है। तो यहाँ मेहनत करके जाएंगे तो वहां आसानी से हो जाएगा। ये रिजल्ट देखो ना, याद कर लोगे तो आसानी से हो जाएगा। चलिए, ये हो गया। अब अदर एग्जाम्पल्स, नहीं अब देखो मैं एक चीज और बोल रहा हूं, चलो अदर एग्जाम्पल्स कर देते हैं। ऑफ एंगुलर एसएच, थोड़ा ध्यान देना, मैं पेंडुलम के अलावा एग्जाम्पल दे रहा हूं 1-2, फिर मिला दूंगा मतलब उसमें पेंडुलम भी होगा और अदर एग्जाम्पल वाली बात भी होगी, थोड़ा ध्यान देना। मान लो ये एक सिलेंडर है जिसके सेंटर को हमने मास एम रेडियस आर से ऐसे कनेक्ट कर रखा है। ये जो सरफेस है बच्चों, ये बहुत ही रफ सरफेस है, और रफ सरफेस है तो यहां स्लिपिंग नहीं हो रही। जब स्लिपिंग नहीं होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? मच्छर मार दिया मैंने भाई। हाँ, बहुत ही रफ सरफेस है जिससे स्लिपिंग नहीं हुई। अच्छा ये बताओ, अगर इसको थोड़ा सा आगे ले जाके छोड़ दूं, तो क्या ये ऐसे आगे और पीछे आराम से रोल करते हुए आगे और पीछे चलेगा
तो तुम्हें ऐसा लगेगा ना, टिंग 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 टिंग। अच्छा, क्या ये पेंडुलम है? तो टिंग 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 कर रहा। पेंडुलम कैसे पता नहीं है, क्योंकि पेंडुलम चलता है तो सेंटर ऑफ मास का हाइट बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, यानी एमजी की वजह से ऑसिलेशन होता है, एमजी की वजह से। स्प्रिंग लगाने की जरूरत नहीं। क्या दिखा आपको? ये ऑसिलेशन हो रहा है, काफी हाथ दर्द हो गया मेरा, जल्दी बोलो हाँ। अब जो सेंटर पे स्प्रिंग लगा है वो तो इसको आगे पीछे ऑसिलेट कराएगा, क्या एमजी का टॉर्क एसएचएम कराएगा? अगर स्प्रिंग नहीं होता और इसको आगे ले जाके छोड़ देते तो क्या ये वापस आता? तो आप अपने आप से एक सवाल पूछ लो कि क्या ये कंपाउंड पेंडुलम है? स्प्रिंग तो किसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या पेंडुलम की आत्मा इसमें है? तो हमने बोला कि दिस इज ओनली, मतलब रीस्टोरिंग इफेक्ट इज ओनली ड्यू टू स्प्रिंग, नॉट बाय एमजी। एमजी मतलब पेंडुलम इफेक्ट नहीं है। पेंडुलम इफेक्ट, अपने आप से मन में सवाल पूछना, क्या ये पेंडुलम है? कैसे पता चलेगा पेंडुलम? अगर स्प्रिंग नहीं होता तो भी क्या ये ऑसिलेट कर जाता? अगर तब ऑसिलेट नहीं करता है तो ये केवल स्प्रिंग वाला केस है। ऐसे केस में अगर मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ये पॉइंट किस नाम से पहचाना जाएगा? ये वाला पॉइंट, द कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या इंस्टेंटेनियस एक्सिस की तरह है? तो आप बताओ जरा, मैंने अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, कितना डिस्प्लेस कर दिया? छोटा सा एंगल थीटा डिस्प्लेस कर दिया, छोटा, ये पॉइंट ऐसे, बस ऐसे, तो ये थोड़ा टक 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 इसे थोड़ा सा ऑसिलेट कर, टक 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 टक, तो आपको लगेगा ये पॉइंट तो रुका ही हुआ है, देखो थोड़ा सा ऑसिलेट करा रहा है, थोड़ा सा। तो नीचे वाले पॉइंट से स्प्रिंग सेंटर से कनेक्टेड है तो आर डिस्टेंस है, तो स्प्रिंग का इलोंगेशन x इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। ये कोई समझा क्या बच्चों? एक्सिस कहां लिया है ये बात समझ पा रहे हो? नीचे वाला पॉइंट अगर एक्सिस है तो आर डिस्टेंस वाला पॉइंट का जो डिस्टेंस बनेगा वो आर थीटा हो जाएगा। क्या आपको ये आर्क रेडियस इंटू एंगल होता है, ये कुछ इस बात का आइडिया है? आप लोग तो काफी चालाक निकले। तो ये आर थीटा हो गया। तो बताओ एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया? हम लोग ना नॉर्मली ना एक्स्ट्रा फोर्स पे ही अटके रहते हैं, के एक्स यानी के आर थीटा, करेक्ट है? तो टॉर्क अबाउट ICOR इज के आर थीटा इंटू आर। कोई समझा क्या? इसको और ध्यान से देखो। अगर मैंने इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखा तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर आर थीटा है तो यहां पे जो फोर्स लगे, जैसे इसको राइट में खिसकाया तो फोर्स जो लेफ्ट में लगेगा वो के इंटू आर थीटा हो जाएगा। लेकिन ये फोर्स बताओ ICOR से कितने हाइट पे लग रहा होगा? तो फोर्स अगर के आर थीटा है और डिस्टेंस फ्रॉम ICOR आर है तो आर इंटू के आर थीटा कर देंगे तो क्या टॉर्क आ जाएगा? देखो टॉर्क आ गया। क्या टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है? ये सुने हो? नहीं नहीं। अच्छा ये बताओ इसमें कोई और mg का टॉर्क लग रहा है क्या? तो बोलोगे नहीं mg तो कांटेक्ट पॉइंट से ही पास कर देगा। नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क है? नहीं जी, वो भी कांटेक्ट पॉइंट से पास कर रहा है। फ्रिक्शन का टॉर्क है? नहीं जी, वो भी कांटेक्ट पॉइंट से पास कर रहा है। तो जब mg नॉर्मल फ्रिक्शन सारे इसी पॉइंट से पास करे तो नेट टॉर्क यही है। आप लोग समझ गए क्या? तो आप इस टॉर्क को ध्यान से देखोगे तो के आर स्क्वायर थीटा आ गया। के स्प्रिंग कांस्टेंट है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो फ्रॉम स्प्रिंग टू एक्सिस।
जहां स्प्रिंग है और जहां पे एक्सिस है वहां का डिस्टेंस। इस बात को ध्यान से समझ लेना, जहां एक्सिस है और जहां स्प्रिंग है उसके बीच का डिस्टेंस आर है, इसलिए आंसर में के आर स्क्वायर आ रहा। अभी अगले सवाल में डायरेक्ट आंसर पूछूंगा, इस बात को इमेजिन करना है। क्योंकि आईसीओआर यह नीचे है और सिलेंडर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट 3/2 mr स्क्वायर। फिर इससे डिवाइड कर देंगे, टाइम पीरियड 2 पाई रूट आई बाई के। क्या ये सवाल का जवाब आपको समझ में आया, पसंद आया क्या? हाँ, बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट नोट करो, फटाफटी। ठीक है, हर बार सॉल्व करना जरूरी नहीं, कई बार ऐसे जुगाड़ से ही आंसर निकाल देंगे। इस आंसर पे ध्यान देना, इस आंसर पे ध्यान देना बच्चों। अगला सवाल देखो बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखते जाना। ये देखो, ये हुआ स्फीयर, स्फीयर देखो नीचे वाला पॉइंट फिक्स कर दिया, या इसी और नो स्लिपिंग स्फीयर, मास एम रेडियस आर, टाइम पीरियड बताओ ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। स्मॉल ऑसिलेशन लेंगे, देखो इसमें लार्ज ऑसिलेशन नहीं कर सकते, पीछे वाले में कर सकते थे, क्योंकि पीछे वाले में कितना भी लार्ज करोगे स्प्रिंग सीधा सीधा ही चल रहा था। लेकिन इसमें बहुत लार्ज ऑसिलेशन करोगे तो स्प्रिंग ना ऐसे घूम के टेढ़ा हो जाएगा। क्या ये बात समझ रहे हो? स्प्रिंग ऊपर वाले पॉइंट पे अभी कनेक्टेड है, अगर ज्यादा लार्ज चला दिए तो स्प्रिंग ऐसे टेढ़ा हो जाएगा भाई, तो टेढ़ा नहीं करना चाहते वरना उसका हाइट बदल जाएगा। पिछले वाले एग्जांपल में सेंटर से कनेक्टेड, कितना भी आगे जाओगे तो सीधा सीधा ही ऑसिलेट हो रहा था, तो उसमें स्फीयर ऐसे घूम सकता है, लेकिन स्प्रिंग कचक 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 हॉरिजॉन्टल से आर डिस्टेंस पर ही लग रहा था, यहाँ पे बदल जाएगा। इसमें रेडियस आर है, तो बताओ आईसीओआर से इनिशियल डिस्टेंस कितना है स्प्रिंग का? हाँ 2r है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख रहा है 2 पाई रूट आई, बोलो बच्चों, आई की जगह क्या लिखत है? स्फीयर है। हाँ बहुत बढ़िया, 7/5 mr स्क्वायर। अब इसके नीचे के एक्स स्क्वायर लिखना है, इसके नीचे के एक्स स्क्वायर लिखना है, के तो लिख दिया, बताओ क्या लिख दे? हाँ समझ गए क्या? आईसीओआर से डिस्टेंस 2r, अगर थीटा घुमाएंगे तो 2r थीटा का तो
डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r थीटा का, k इंटू 2r थीटा फोर्स हो जाएगा, और एक्सिस से डिस्टेंस फिर से 2r मल्टीप्लाई करेंगे, टॉर्क होता फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस पर 2r फिर से मल्टीप्लाई करें 4r स्क्वायर हो जाएगा, यानी k इंटू 4r स्क्वायर। तो जितना भी डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस है वो हो गया। ये जो 2r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंग एंड ICOR, यानी एक्सिस। क्या जल्दी से आंसर ढूंढ पाओगे 4 ऑप्शंस में से? बोलो बच्चों। देखो केवल नंबर पकड़ना होता है यार, डायमेंशनली सब एक जैसे दिखते हैं, डायमेंशनली सब m/k ही चलेगा अंदर, केवल नंबर पकड़ना। 7/20 आ रहा है इसमें, दिख रहा है क्या? कोई पूरा सॉल्व नहीं करता सर, 2 पाई देख मैं चेक कर लूं 2 पाई आ रहा है क्या? वो तो चारों ऑप्शन में 2 पाई दिया ही होगा, उसमें क्या चेक करोगे? नहीं सर 2 वाला 2 और 4 कैंसिल कर दिया तो हाँ कर सकता है, बात सही। अब मिक्स्ड मतलब एक एग्जांपल कर रहे हैं जिसमें मिक्स्ड है, मतलब पेंडुलम और नॉन पेंडुलम, पेंडुलम एंड स्प्रिंग दोनों एक साथ। ये एक रॉड है, ये इसका एक्सिस है, इसके नीचे वाले एंड पे हमने एक स्प्रिंग लगा दिया के। अगर ये स्प्रिंग ना हो और रॉड को थोड़ा साइड में ले जाके छोड़ दूं तो क्या ये पेंडुलम इफेक्ट दिखाएगा कि नहीं? यानी कि बिना स्प्रिंग के भी पेंडुलम है, लेकिन अगर इसको खिसका के छोड़े तो स्प्रिंग भी इसको वापस लाने के लिए रिस्टोरिंग टॉर्क देगा या नहीं? मतलब स्प्रिंग ऑसिलेशन में हेल्प कर रहा है कि अपोज कर रहा है? अगर मैंने एक स्प्रिंग इधर भी लगा दिया, मान लो इधर से L/2 डिस्टेंस पे, ये K1 कर दिया, ये K2 कर दिया, ये वाला स्प्रिंग हेल्प करेगा कि अपोज? ये वाला स्प्रिंग हेल्प करेगा कि अपोज? ये वाला स्प्रिंग तो हेल्प करेगा, वो वाला स्प्रिंग हेल्प करेगा कि अपोज? सारे स्प्रिंग हेल्प ही करते हैं, उनका जन्म ही SHM कराने के लिए होता है। हर स्प्रिंग हमेशा वापस लाना ही चाहता है, चाहे कंप्रेस करो, जैसे इसको राइट में ले गए तो ये कंप्रेस हो गया इसलिए वापस धक्का देगा, ये एक्सपैंड हो जाएगा इसलिए वापस धक्का देगा। लेकिन आपको ये सोचना है mg का इफेक्ट इसमें है कि नहीं। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट I/K, I/K mgd प्लस K1x1 स्क्वायर प्लस K2x2 स्क्वायर। कोई समझदार बच्चा ये कहानी का आंसर समझ पाया कि सब के सब लल्लू निकले? लल्लू में ये सर बोल दिया क्या? अच्छा समझ में आ गया, क्या बात। नो लल्लू अवेलेबल, एरर 404 हो गया, नो लल्लू फाउंड, क्या बात है। तो अगर मैं इस हिसाब से आंसर, जल्दी आंसर बताना, देखो मेरा काम तो आपको ये सॉल्व कराना तो है ही। आप अगर कोई कहे नहीं 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 ये आंसर मत बताओ हमको, तो बताओ सॉल्व कैसे हुआ, तो तुम थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो mg का टॉर्क लगेगा mgd थीटा, याद है क्या? mgd थीटा, mgd मतलब डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड सेंटर, mgd थीटा। और ये जो x1 डिस्टेंस पे स्प्रिंग है, जैसे नीचे वाला स्प्रिंग K1 वाला x1 डिस्टेंस पे है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो x1 थीटा हो जाएगा, तो फोर्स बन जाएगा K1 x1 थीटा, क्योंकि डिस्टेंस x1 है तो टॉर्क हो जाएगा K1 x1 थीटा इंटू x1, यानी K1 x1 स्क्वायर थीटा। तो K1 x1 mgd थीटा, K1 x1 स्क्वायर थीटा, K2 x2 स्क्वायर थीटा। तो थीटा के साथ कांस्टेंट हो गए, उनको हमने लपेट के K इफेक्टिव बोल दिया। तो इस सवाल का आंसर हो गया ml स्क्वायर बाय 3 डिवाइडेड बाय mgl बाय 2 प्लस K1 l स्क्वायर प्लस
K2 L square by 4। इस क्वेश्चन का जवाब देखो, मेरा काम आपको एक एक एग्जाम्पल हर तरह का करा देना है। इसका मतलब ये नहीं कि सर आपने तो रॉड वाला कराया था और आ गया एग्जाम में डिस्क। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि रॉड का तो होता है, चलो वो तो आपने करा दिया, डिस्क वाला कैसे करते हैं? बहुत ही खतरनाक सवाल आ गया। एक्सिस अगर ये सवाल आ जाए कर पाओगे कि नहीं? इसका आंसर बताओ जरा। ये मास एम रेडियस आर का डिस्क है, इसका आंसर बताओ। बताओ भाई। 2π√3/2mr² डिवाइडेड बाय mgr प्लस K4r²। क्या ये बात, ये आंसर से एग्री करें आप लोग कि नहीं? यस और नो? यस कर गए। अगर 100-200 सवाल इसी तरह के और करा दे तो तुम्हारी लाइफ में कोई परिवर्तन चेंज आएगा कि नहीं आएगा? अब कुछ परिवर्तन नहीं है, जो सीखना सीख गए, अब उसमें वैल्यू बदलने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। हाँ, तो बस नई नई चीजें सीखते चलो। अब ये सब नहीं कि अब सर स्फीयर वाला भी तो करा दो। अब सर एक और पेंडुलम पहचान लेना, एक सवाल और कराते हैं, इसका आंसर आप बताना है। मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूं इसको, कुछ नहीं। ये देखो, ये रहा एक्सिस, ये रहा स्प्रिंग, स्प्रिंग का कांस्टेंट K है, मास m लेंथ L है, एक्सिस नीचे, रॉड का एंड ऊपर। इसको थोड़ा ऐसे साइड में ले जाके छोड़ोगे तो ये ऑसिलेट तो करेगा। हाँ, चलो बताओ क्या आंसर आएगा इसका? आधा आंसर तो मैंने ही लिख दिया, 90% मैं ही सॉल्व कर देता हूं, बाकी लल्लू चीज तुम लिख दो। हाँ, किसी ने कुछ आंसर बताया क्या? बोलो, ये पेंडुलम है कि नहीं है? अगर ये स्प्रिंग ना हो तो क्या ये ऑब्जेक्ट को mg की वजह से वापस आएगा? तो क्या mg का इफेक्ट यहां पे रीस्टोरिंग है? तो क्या आंसर लिखना चाहिए फिर? क्या आंसर लिखना चाहिए? मतलब अगर हम लोग, स्प्रिंग नहीं होती और ये रॉड का नीचे वाला एंड ऐसे होता, तो मैं इसको थोड़ा टिल्ट करता, तो क्या ये ऐसे ऑसिलेट करने लगता बिना स्प्रिंग के? तो बिना स्प्रिंग के ऑसिलेट नहीं कर रहा है, तो क्या आंसर लिखना चाहिए? तो हमें पता है स्प्रिंग कर रहा है तो KL² तो लिख ही देंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान दो, यहां पे mg रीस्टोरिंग नहीं, रीस्टोरिंग का उल्टा है, एंटी रीस्टोरिंग है। क्यों? क्योंकि mg दोनों साइड इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बना के नीचे गिराने की कोशिश,
दिख रहा क्या? तो इस जगह पर जब एक्सिस नीचे है तो mg की हाइट मैक्सिमम है, दोनों साइड में mg की हाइट ले जाने पर डिक्रीज हो रही है, यानी कि ये mg का पोटेंशियल वेल नहीं बनके mg का ऐसे वर्टेक्स बन गया, वहां ऊपर mg बैठ गया। कुछ समझे क्या? कहने का मतलब ये है कि mg रीस्टोरिंग नहीं, रिवर्स ऑफ रीस्टोरिंग कर रहा है, मतलब डिस्टर्ब कर रहा है इक्विलिब्रियम, उसका इफेक्ट माइनस करो आपकी mg माइनस। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको थीटा एंगल डिस्प्लेस करूंगा रॉड को, तो mg का फोर्स टॉर्क लगा के रीस्टोरिंग से अवे ले जा रहा है, जबकि स्प्रिंग का फोर्स टॉर्क लगा के मीन पोजीशन की तरफ ले जा रहा है। किसका टॉर्क बड़ा होगा? आप कहो स्प्रिंग का टॉर्क बड़ा है, mg का टॉर्क कम है, तो दोनों का टॉर्क अपोजिट है ना भाई। एक का टॉर्क चाहता है कि क्लॉकवाइज खिसका है तो क्लॉकवाइज गिर जाए, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो इसका टॉर्क माइनस इसका टॉर्क होगा। करेक्ट है क्या? तो आपको ऐसा लग रहा है पहले क्या होता था, जब ऐसे सस्पेंड करते थे तो सेंटर यानी एक्सिस से mg का डिस्टेंस जो भी होता था, इधर ले जाएं तो भी हाइट बढ़ रही है, इधर ले जाएं तो भी हाइट बढ़ रही है, यानी बीच में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर नीचे एक्सिस लिया और दोनों साइड में इधर ले जाएंगे तो भी ऐसे ही गिरेगा, और ऊपर से दूसरे साइड ले जाएंगे तो इधर गिर जाएगा। इसका मतलब है mg की हाइट मैक्सिमम में दोनों साइड करने पर हाइट घट रही है, तो बीच वाला पॉइंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, mg दोनों जगह मीन पोजीशन से दूर ले जा रहा है, जबकि स्प्रिंग मीन पोजीशन की तरफ ला रहा है। तो दोनों जगह mg अपना इफेक्ट अवे की तरफ ही मार रहा है, इसलिए mg को ले लेना। अगर एक जगह पोटेंशियल एनर्जी बढ़े और दूसरी जगह घटे, एक जगह बढ़े और दूसरी जगह घटे, तो फिर mg का इफेक्ट नहीं लेना, फिर उससे फर्क नहीं पड़ता। एक जगह बढ़े और दूसरी जगह घटे तो mg विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। ये एक एग्जांपल समझ गए आप लोग क्या? ठीक है। एक स्पेशल सवाल ही होता टॉर्शनल पेंडुलम का। टॉर्शनल पेंडुलम, टॉर्शनल पेंडुलम में एक डिस्क या कोई रॉड या कोई और ऑब्जेक्ट इस तरीके से किसी रॉड या किसी थ्रेड से सस्पेंड कर देते, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। अब जैसे ये स्टेयरिंग व्हील है और ये डिस्क स्टेयरिंग व्हील का चक्का है, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे क्लॉकवाइज, मतलब इसके किसी डायमीटर को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं, कुछ समझे कैसे? ये ऊपर एक रॉड से बांध दिया, इसमें एक रॉड टी पॉइंट बना दिया, ऐसे टी पॉइंट दिखा क्या? अब टी पॉइंट में नीचे जो ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा घुमा दिया। कैसे घुमा दिया? इसी रॉड के परपेंडिकुलर प्लेन में घुमा दिया। तो अपने फिंगर को ऐसे थोड़ा सा घुमा दो, ऐसे ट्विस्ट कर दो, जैसे कपड़ा निचोड़ते, फिंगर को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो। देखो, फिंगर को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, और ट्विस्ट करके छोड़ोगे तो वापस आएगा ना अपनी जगह। जैसे धागा अगर टंगा होता और उसको थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करके छोड़ देते, तो जैसे रस्सी से टंगा होता और मैं थोड़ा सा नीचे से ऐसे ट्विस्ट करके छोड़ देता, तो रस्सी ऐसे थोड़ा सा जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं वैसे अकड़ जाती। हिंदी समझ गए क्या? और फिर छोड़ देंगे तो क्या होगा? अगर टिल्ट करके छोड़ दिया, ऐसे ट्विस्ट करके छोड़ दिया, तो फिर वापस आएगी, फिर दूसरे साइड खुल के वापस जाएगी, दूसरे साइड ट्विस्ट हो जाएगी, फिर खुल के वापस आएगी, फिर पहले साइड ट्विस्ट हो जाएगी। करेक्ट है क्या? रस्सी में ये प्रोमिनेंटली यानी बड़े ऑसिलेशन पर भी दिखेगा, लेकिन अगर ये रॉड है तो, या ये बड़ा स्टिफ वायर है तो, बड़ा स्टिफ वायर, रस्सी टाइप नहीं,
रॉड है तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, रॉड थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा, ट्विस्ट से छोड़ेंगे तो ये खुलेगा ऐसे टक 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 टक, नीचे में ये डिस्क ऐसे 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 ऑसिलेट होने लगेगा इसी प्लेन में। दिख रहा है क्या? ऐसे ऊपर। ऐसे सिचुएशन, ये पंखा नहीं घूम रहा है, यहां कोई एक्सेल नहीं है, ये बिल्कुल चिपका हुआ रॉड है, चिपका हुआ रॉड है। ये डिस्क इसके ऊपर रोटेशन करने के लिए फ्री नहीं है, इसको जबरदस्ती घुमा के छोड़ दिया है। ठीक है क्या? तो यहां पे जब ऐसा ट्विस्ट करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर एक टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट इनका या इनका अगर k है तो थीटा एंगल टिल्ट करने पर, थीटा एंगल टिल्ट करने पर, ट्विस्ट कर टिल्ट, तो बाय ट्विस्टिंग एंगल थीटा द टॉर्क जेनरेटेड। अब देखो ये k का वैल्यू कैसे आया ये मत पूछो, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, तो इसमें डायरेक्टली यही हो गया, टॉर्क जनरेटेड इज k थीटा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट आई बाई के। अच्छा ये बताओ, इसमें ट्विस्ट करा कौन रहा है? रॉड। ये रॉड स्प्रिंग वाले की तरह हो गया, लेकिन ट्विस्ट हो कौन रहा है? डिस्क। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लिखोगे? डिस्क का कि रॉड का? एसएचएम कौन कर रहा है? डिस्क। करा कौन रहा है? ये रॉड। तो आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिखना है, एसएचएम जो कर रहा है उसका लिखना है। गेम समझ गए? तो ये एक एग्जांपल है, ये भी एचसीवी में या अलग अलग बुक्स में दिया हुआ है, इसमें ज्यादा काम नहीं है। आई आपको जो ट्विस्ट कर रहा है उसका आई दिया होगा, ये तो ये डिस्क या रॉड है, डिस्क है या रॉड है, और के जो है टॉर्शनल कांस्टेंट है जो करा रहा उसका। बस आज के लिए इतना ही करेंगे हैं, क्योंकि अब जो पढ़ा रहे हैं, अब वो सुपरपोजिशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन, ये 15-20 मिनट के टॉपिक बचे हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। संडे को तुम लोगों का कोई टेस्ट है क्या? हेलो, 8:30 की मीटिंग फिक्स हो गई है पांडे जी के साथ में।